जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आप ठीक हैं? हम आज की इस वीडियो में आपके आईकैप के स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर 8 जो है, सब्स्टेंटिव प्रोसीजर नॉन करंट एसेट्स, उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर का क्या करेंगे, क्विकली ओवरव्यू लेंगे और उसमें हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत दफ़ा आता है। अभी रिसेंट 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 अटेम्प्ट में भी आया था जो आपकी मार्च में अटेम्प्ट हुई थी, एंड उससे अलावा लास्ट मार्च जो 19 की अटेम्प्ट थी, उसमें भी ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कोई 11 से 12 मार्क्स का आया था इस चैप्टर में से, जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप नॉन करंट एसेट्स, आपकी ये डिटेल्स हैं, आप उनको किस तरह से क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। आपको पता है कि आपके पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं, उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो, मतलब आपके फिक्स एसेट्स। एक आपके हैं पीपीई, जिसको आप क्या कहते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसका आप ट्रीटमेंट करते हो IAS 16 के अंडर। फिर आपके पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं, वो आपके पास हैं इंटेंजिबल। उनका आप ट्रीटमेंट करते हो IAS 38 के अकॉर्डिंगली। आपने FAR 2 के अंदर या FAR 1 के अंदर IAS 16 पढ़ा होगा, एंड आपने FAR 2 के अंदर IAS 38 पढ़ा होगा। तो आपने जब इनको पढ़ा होगा, ये 16 को पढ़ा होगा, तो आपने उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग सीखी थी कि किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इनिशियल अकाउंटिंग क्या होती है, मतलब हमने उसको किस तरह से कैपिटलाइज करना होता है, उसकी कॉस्ट की क्या क्या चीजें पार्ट बनानी होती हैं, एंड फिर उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग क्या होती है। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि क्या बिजनेस कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता है। क्या हम इस एसेट को, इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करेंगे, क्या हम इस एसेट को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये आपकी क्या है, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग है। सिमिलरली आपने IAS 38 के अंदर भी क्या किया होगा, इंटेंजिबल एसेट्स को इनिशियली रिकॉर्ड की, इनिशियल अकाउंटिंग को आपने डिस्कस किया होगा कि आप इंटेंजिबल एसेट्स को किस तरह से रिकॉर्ड करोगे। एंड फिर सिमिलरली आपने IAS 38 के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स की सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग को भी क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा, जिसमें आपने कहा था अगर इंटेंजिबल की इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है तो आप उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको क्या करेंगे, हर साल उस पर इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। अगर आपकी डेफिनेट यूजफुल लाइफ है इंटेंजिबल एसेट की, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको अमोर्टाइज करेंगे। ये आपकी क्या है, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग है। ये वो चीजें हैं जो आपने FAR 2 में पढ़ी होंगी। मैं जस्ट आपको वैसे क्या करवा रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ। तो आपने IAS 16 के अंदर आपने रिपोर्टिंग के अंदर क्या बनाना सीखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी हैं। ठीक है, आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट है, SOFP, उस पे आपकी क्या आती है, फिगर क्या आते हैं, PPE आपका यहाँ पर आता है। उस पर लेट्स सपोज आपकी फिगर है कोई 2.5 मिलियन। सिमिलरली आपके फिर यहाँ पर क्या आते हैं, इंटेंजिबल आते हैं। वो आपकी फिगर है 1.5 मिलियन। ये फिगर्स आपके पास फेस पर तो आ रही होती हैं, लेकिन ये कहाँ से आती हैं, आपको पता है इस चीज का, क्योंकि आपने नोट्स बनाना सीखे हुए हैं कि PPE के नोट्स किस तरह से होते हैं एंड आपके इंटेंजिबल एसेट्स के नोट्स किस तरह से होते हैं। तो जो आप यहाँ पर क्या करते हैं, PPE को रेफर करते हैं कि आपके नोट्स, फॉर एग्जांपल ये आपके नोट्स हैं, स्केड्यूल है। आप क्या बनाते हैं, एक स्केड्यूल बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि आपके पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स ओपनिंग इतने थे, एडिशन इस साल में इतनी हुई, डिस्पोजल कितने हुए, एंड क्लोजिंग कॉस्ट कितनी है। फिर आप क्या बताते हो, डेप्रिसिएशन क्या बताते हो, ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी थी, एंड डिस्पोजल कितनी थी, एंड आपके पास लास्ट कितनी डेप्रिसिएशन बची हुई है। फिर आप क्या निकालते हो, WDV कैलकुलेट करते हो। इस तरह से आप क्या करते हो, सारे एसेट को क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो। जो आपका यहाँ पर सबकी जो नेट WDV आती है, टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ईयर एंड पे, उसको आप कहाँ पर शो करते हो, यहाँ पर आप शो करते हो, कहाँ पर शो करते हो, बैलेंस शीट के फेस पर शो करते हो। मैं यहाँ पर वही शो करता हूँ। अगर मैं यहाँ से देखूँ कि मेरे पास टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर मेरे पास बैलेंस शीट में 4376098 आ रहे हैं, तो फिर उस केस में मैं देखता हूँ कि इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कितनी कितनी फिगर्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं। मैं क्या जाऊंगा, यहाँ पर स्केड्यूल में जाऊंगा। अगर आपने कभी लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी हो, क्योंकि वो हर कंपनी की जो वेबसाइट होती है वहां पर अवेलेबल होती हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी बैलेंस शीट पर फेस पर जो फिगर आ रही होती है,
आपके एसेट्स की, आपकी लाइबिलिटीज को। वहां पर साथ में लिखा होता है नोट नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी रेलेवेंट नोट नंबर हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 6। तो आप क्या करते हैं, फिर उस रेलेवेंट नोट में जाते हैं कि जी इस नोट के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं जो मेरी बैलेंस शीट पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड फिगर को सपोर्ट करती हैं। तो ये आपके हैं टेंजिबल एसेट। तो इस तरह आप क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर को शो करते हैं। अब एज ए ऑडिटर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, किस तरह से उसको हमने फेस पर शो करना है, किस तरह से हमने उसके नोट्स बनाने हैं, वो हम FR2 में पढ़ चुके हैं। ऑडिट के अंदर वी हैव टू एग्जामिन द टेंजिबल एसेट्स। मतलब क्या हुआ कि हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट करना है। आपने चैप्टर 3 के अंदर कुछ अदर्शंस पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो बैलेंस शीट के ऊपर जो आपके आइटम्स आ रहे होते हैं, बैलेंस शीट में जो आपके आइटम्स आ रहे होते हैं, उसको लेकर मैनेजमेंट क्या करती है, कुछ एक तरह से रिप्रेजेंटेशन देती है, कुछ स्टेटमेंट्स देती है। वो स्टेटमेंट्स क्या हैं, पहली क्या है, वो ये कहती है, फॉर एग्जांपल अगर हम PPE की बात करें तो मैं हाईलाइट कर देता हूं। मैनेजमेंट क्या कहती है जनाब, पहली जो असर्शन है, कंप्लीटनेस। मैनेजमेंट ये क्या कर रही होती है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन दे रही होती है, ये वो एक तरह से दावा कर रही होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जितने मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहे हैं वो कंप्लीट हैं। यहाँ पर रिस्क क्या है, हो सकता है कि जो आपके यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एसेट आ रहे हैं, देयर इज ए रिस्क दैट PPE owned by company have not been properly हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक क्या है, रिस्क है कंप्लीटनेस का। ऑडिटर क्या करता है, इसको एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार हो सकता है जो टोटल इसके एसेट्स हों तो उसने यहाँ पर टोटल शो ना करवाया हो। मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहे हैं, मे बी इसने यहाँ पर थोड़े शो किए हुए हैं, मे बी उसने यहाँ से, वो जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि उसके यहाँ पर जो टोटल व्हीकल्स की वैल्यू बनती है वो को बनती है 10 मिलियन, लेकिन वो अपने अकाउंट्स में अपनी बुक में शो कर रहा है 4 मिलियन। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो टोटल कंप्लीटनेस है वो क्या कर रही है, यहाँ पर कंप्लीट एसेट उसने डिस्क्लोज नहीं किए हुए। दूसरा यहाँ पर रिस्क क्या आता है, जो आपकी दूसरी एजर्शन है वो क्या है, एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर रिस्क है कि जो एसेट्स इज दैट जो उसने एसेट्स डिस्क्लोज किए हुए हैं, जो उसने अपनी अमाउंट एसेट्स की अकाउंट्स में बुक्स में शो की हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो की है, हो सकता है कि एक्चुअली फिजिकली क्या हो आपके पास अवेलेबल ही ना हो। तो फिर आप क्या करेंगे, कोई भी आप देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा अपने स्केड्यूल पर लेकर जाऊं, अगर आप कहते हैं कि जनाब, वो कहते हैं कि हमने इस साल 1,45,000 के ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं, तो आप उसको किस तरह से वेरीफाई करोगे, आपको क्या पता है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम उसको किस तरह से टेस्ट करेंगे, फिजिकली वेरीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, फिजिकली वेरीफाई करेंगे। हम कहेंगे जनाब आपने जो एसेट्स परचेज किए हैं हमें शो कराएं क्या एक्चुअली में वो आपने क्या किए हैं, आपके पास एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके अलावा हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, इनवॉइसेस के थ्रू, कि क्या उन्होंने जो एसेट शो किए हैं क्या उनकी इनवॉइसेस हैं कि उन्होंने परचेज किए हैं, या आपके क्या है, टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना एक एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, हाँ जी ये एक्चुअली में एसेट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हैं।
नेक्स्ट जो आपके पास क्या आता है, जो नेक्स्ट आपकी असर्शन है एक्यूरेसी के रिलेटेड, वैल्यूएशन के रिलेटेड, कि यहाँ पर एक क्या रिस्क है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने जो यहाँ पर अपनी अमाउंट शो की हुई है, जो उन्होंने नए एसेट्स रिकॉर्ड किए हैं, हो सकता है कि उन्होंने उसकी इनिशियल अकाउंटिंग ठीक ना की हो। आपको पता है कि एसेट की कॉस्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, परचेज प्राइस होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी जो एलसी चार्जेस होते हैं, आपकी जो डिकमिशनिंग कॉस्ट होती है, रेस्टोरेशन कॉस्ट होती है, आपकी क्या बनते हैं, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। तो हो सकता है कंपनी ने गलती से कोई कॉस्ट इंक्लूड ना की हो, या कंपनी ने कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस था जो P&L में चार्ज करना था, वो गलती से क्या कर दिया हो, कैपिटलाइज कर दिया हो, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया हो। यहाँ पर रिस्क है, तो आपने क्या करना है, चीजों को चेक करना है कि उसने किस तरह से इसको वेरीफाई किया है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट आती है, जो आपके पास नेक्स्ट असर्शन अगर हम उसको डिस्कस करें, वो आपकी असर्शन है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जहां पर मैनेजमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है बैलेंस शीट में, जो उन्होंने पीपी शो करवाए हैं, वो ये क्लेम कर रही है कि जो एसेट्स उन्होंने यहाँ पर बैलेंस शीट में शो करवाए हैं, वो सारे का सारा किसकी ऑनरशिप में है, किसके राइट्स हैं, वो कंपनी की ऑनरशिप में है, कंपनी के राइट्स हैं। तो हमने वेरीफाई करना है कि क्या एक्चुअली में ये एसेट्स कंपनी की ऑनरशिप में हैं। हम किस तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हम उस एसेट्स की इनवॉइसेस देखें। अगर कोई मोटर व्हीकल है तो उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसके ट्रांसफर राइट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम वो डॉक्यूमेंट्स देखें कि क्या जो ये डॉक्यूमेंट्स इस व्हीकल के हैं, क्या ये एक्चुअली में कंपनी के नाम पर हैं कि नहीं है। अगर कोई लैंड है, बिल्डिंग है, तो हम उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, क्या ये लीगल डॉक्यूमेंट्स जो इसके हैं, क्या ये कंपनी के नाम पर हैं कि नहीं है। इससे हमें क्या होगा, सॉरी, वेरीफाई होगा कि क्या जो कंपनी, ये जो एसेट्स हैं, क्या कंपनी के एक्चुअल राइट्स हैं कि नहीं है। फिर आपके पास आती है क्लासिफिकेशन असर्शन। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो ऑफिस इक्विपमेंट था, हो सकता है आपने वो कहाँ पर डेबिट कर दिया हो, कंप्यूटर इक्विपमेंट में आपने डेबिट कर दिया हो सकता है आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर कोई एक चीज आपने कहाँ पर रिकॉर्ड कर दी हो, डेबिट कर दी हो, आपने ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट कर दी हो। तो इसलिए आपने क्या करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या एसेट्स को प्रॉपरली अपनी अपनी क्लास में वेरीफाई किया गया है कि नहीं किया गया। ये जो नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होती है, अब जैसे कि एसओएफपी के फेस पे पीपी क्या कहता है, 4376098 आपकी अमाउंट आ रही है। आपका आईएएस 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 1 है, वो कहता है कि जो मटेरियल एटम नेचर के आइटम्स होते हैं, वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पर सेपरेटली शो करने हैं। जिसमें वो कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक कंपल्सरी आइटम है, जो आपने हर हाल में क्या करना है, सेपरेटली शो करना है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर वो कहता है कि आपने क्या करने हैं, उसको स्केड्यूल बनाना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। हमने वो भी बनाया हुआ है, तो हम देखेंगे क्या नॉन करंट एसेट्स का स्केड्यूल बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ। आपने एफआर 2 में पढ़ा होगा, जब आप आईएस 16 पढ़े होंगे, कि आईएस 16 कहता है कि आपने अपने नोट्स में ये भी बताना है कि कंपनी कौन सा मॉडल फॉलो कर रही है, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है, रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रही है। ठीक है, आपने साथ में ये भी बताना है कि कौन से एसेट्स की कौन कितना डेप्रिसिएशन रेट है, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, एंड सारे एसेट्स की यूजफुल लाइफ कितनी है। तो ये आपकी क्या है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं नोट्स की, वो आपकी किसमें फॉलो करते हैं, प्रेजेंटेशन में फॉलो करते हैं। तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन एक्चुअली में ठीक है कि नहीं है। क्या नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैं, नोट्स हैं, जो आईएस 16 की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आपकी कंपनी उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। अब हम इन सातों 6 के 6 assumptions को वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि हम इसको किस तरह से चेक करते हैं। जो पहली हमारी assumption है वो क्या है, कंप्लीटनेस। जी आप इसको किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपके पास क्या होता है, बैलेंस शीट होती है, आपके पास क्या होती है, कंपनी आपको ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देती है। तो आप क्या करते हैं, आपको आपकी
सीनियर कहता है, आपको मैनेजर कहता है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है जनाब तैफूर वो आपने ऑडिट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि क्या जो कंपनी ने एसेट्स अपने डिस्क्लोज किए हुए हैं, क्या वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर वो कंप्लीट रिकॉर्ड किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, या उन्होंने यहाँ पर इनको अंडरस्टेट तो नहीं किया हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले लूंगा फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। अब यहाँ पर आप देखें, अगर देखें तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट की फेस पे फिगर आ रही है वो आ रही है 4.3 मिलियन। अगर मैं इसके नोट्स में जाऊं, एक डिस्क्लोजर में जाऊं, मुझे वो बता रहा है जहाँ पर जो डिटेल्स कंपनी ने दी हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास फर्नीचर एंड फिक्चर्स पड़े हुए हैं तो कोई 1.5 मिलियन के, व्हीकल्स पड़े हुए हैं 6.2 मिलियन के, ऑफिस इक्विपमेंट पड़ा हुआ है 697,000 के, एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 2 मिलियन का पड़ा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि इनके पास एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, कंपनी क्या बनाती है, एक शेयर आपके पास अपने वो अपने पास क्या बना रही होती है कंपनी, एक फिक्स एसेट रजिस्टर बना रही होती है। ये क्या आपकी आई कैप की रिक्वायरमेंट है, फिक्स एसेट रजिस्टर बना रही होती है, वो क्या होती है, आई कैप की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनके ये जो सारे एसेट्स हैं, मैं क्या करूंगा, जिनके सारे एसेट्स हैं, मैं देखूंगा कि इनके फ्रांस जो, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर अपनी एग्जांपल में देखूं, तो यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्चर आ रहे हैं कितने आपके, 1.5 मिलियन के आ रहे हैं। तो अगर मैं फिक्स ऐसे रजिस्टर में देखता हूँ तो वहां पर मेरे सामने क्या आता है कि इनके पास 15 टेबल्स हैं, इनके पास 30 चेयर्स हैं, इनके पास इसके अलावा और क्या हो सकता है, 10 सोफाज हैं। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट क्या टाइप के आपके क्या होंगे, डिटेल गिवन होगी आपको फिक्स एसेट रजिस्टर के अंदर के फर्नीचर एंड फिक्चर के अंदर कौन कौन सी नेचर के एसेट आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं अब अगर मैंने कंप्लीटनेस चेक करनी है, अगर मैंने कंप्लीटनेस चेक करनी है कि क्या सारे के सारे एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हैं कि नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट हमारी यहाँ पर आ रही होती है, वो कहाँ से आ रही होती है, स्केड्यूल से आ रही होती है। और जो स्केड्यूल में हम यहाँ पर अमाउंट लिख रहे होते हैं, वो हम कहाँ से लेकर आ रहे होते हैं, वो हम लेकर आ रहे होते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर से लेकर आ रही होती है कंपनी। अगर मैंने ये चेक करना है कि क्या एक टेबल, क्या ये टेबल टोटल कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट, मैं क्या करूंगा, मैं फिजिकली मैं सिलेक्ट करूंगा फिजिकल सैंपल। मैं फिजिकली जाकर क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मेरे सामने एक पड़ी हुई है टेबल कंपनी के अंदर, कहता हूँ जनाब ये आपका टेबल है, इसके ऊपर लगा हुआ है नंबर 10105, मुझे ये आप अपने जो फिक्स एसेट रजिस्टर है उसमें चेक करवाएं कि क्या आपने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड किया हुआ। फिर मैं जाता हूँ, वो मुझे कंपनी दिखाती है कि जी जनाब हाँ हमने इस एसेट को, इस अपनी टेबल को क्या किया हुआ, अपने फिक्स एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड किया हुआ, ये देखें इस एसेट का नंबर क्या है, 105। कंपनी क्या करती होती है, अपने एसेट्स को नंबर देती होती है, उसको क्या करते हैं कि वो टैगिंग कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह कुछ फिजिकली जाकर कुछ एसेट्स को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और फिर उनको मैं क्या करूंगा, उनको फिर मैं क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सॉरी शेयर रजिस्टर में आगे का क्या करूंगा, ट्रेस करूंगा, एंड ट्रेस देम इन शेयर रजिस्टर स्लैश लेजर स्लैश, जो भी आप इनको कर लें, कैजुअल। कैजुअल में ये चीज नहीं आएगी, ये आपकी कहां पर आएगी, लेजर में आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप लेजर, आपने डबल एंट्रीज के बाद क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। आपके किसी रेलेवेंट लेजर के अंदर अगर फर्नीचर का लेजर है तो उसमें एक एक ट्रांजेक्शन आ रही होगी, साथ में आपकी डिटेल्स भी आ रही होगी, तो आप लेजर से भी क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जनाब उनसे आप फिर क्या बनवाते हैं कि आप, उन्होंने जो आपको क्या दिया है, फिक्स से रजिस्टर दिया है, आपका यहाँ पर क्या है, स्केड्यूल भी है, आप उनसे क्या बनवाएंगे, रिकॉन्सिलिएशन बनवाएंगे। आप क्या बनवाएंगे उनसे, रिकॉन्सिलिएशन बनवाएंगे, किसके साथ, लेजर बैलेंस एंड फिक्स एसेट रजिस्टर बैलेंस।
अगर कोई डिफरेंस आता है तो आप क्या करेंगे, उनसे उस डिफरेंस के बारे में पूछेंगे। तो ये 3-4 मेथड हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लीटनेस की जो आपकी assertion है आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपके सारे के सारे एसेट्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड हैं कि नहीं रिकॉर्डेड। फिर आपका आता है एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस को हम किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका एक ही मेथड है। आप क्या करें, आपने क्या करना है, ऑब्टेन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, सिलेक्ट सम एसेट्स फ्रॉम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एंड ट्रेस देम फिजिकली। जी यहाँ पर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि क्या जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्चुअली में जो उन्होंने शो किया हुआ है, क्या वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, वो मैं किस तरह से वेरीफाई कर सकता हूँ, जस्ट मैं फिजिकली वेरीफाई कर सकता हूँ। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास 10 कार हैं, तो मैं क्या करूंगा, कहता हूँ जनाब ये मुझे 10 कारें आप क्या करवा दें, फिजिकली काउंट करवा दें। अगर वो कहते हैं कि मेरे पास 3 मशीन हैं जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहता हूँ ठीक है चलें जी जनाब मुझे जाकर 3 मशीनें फिजिकली वेरीफाई करवा दें। इस तरह से मैं क्या करवा सकता हूँ, अपनी जो एग्जिस्टेंस है मैं क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ। जो थर्ड दर्शन मेरे पास है वो आपकी क्या है, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। ये आपकी क्या है, थर्ड दर्शन है, जो हम यहाँ पर क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे कि उसको हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। जी आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, एसेट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। आप किसी भी एसेट की कॉस्ट किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको पता है कि जब कोई लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर होती है तो आपके क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, आपकी एक रजिस्ट्री होती है जिसके ऊपर क्या करते हैं आप अमाउंट शो करते हैं कि कितने की मैंने परचेज की है ये डॉक्यूमेंट्स, और ये किसकी ऑनरशिप है, किसके नाम पे है। उससे आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि इस एसेट की कॉस्ट कितनी है। ये मैं लैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रोसेस कॉस्टिंग। आपने IS 16 के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा कि जब आप एक एसेट खुद बिल्ड करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, फिर आप उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, फिर आप उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन कौन से, जो आपके उस रेलेवेंट बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे लग रहे होते हैं। तो इन सबको टोटल मिला के आपकी आप क्या बनती है, आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट बनती है, आपकी बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट बनती है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट किस तरह से वेरीफाई करोगे, इनवॉइसेस। आप डायरेक्ट लेबर किस तरह से वेरीफाई करोगे, पेरोल शीट से आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। सिमिलरली आपके फैक्ट्री ओवरहेड जो है, अगर आपने वहां पर कोई रेंट दिया है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर आपने कोई उसके अलावा आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज की है तो आप रेलेवेंट एसेट की डेप्रिसिएशन दोबारा कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे किए हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल से क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपने यहाँ पर कोई आपने मैनेजमेंट की फीसेस पे की हैं, वो आप कहाँ से ट्रेस करेंगे, पेरोल से ट्रेस करेंगे, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग की आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपके पास आते हैं व्हीकल्स। व्हीकल आपके पास क्या है, आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसकी आप कॉस्ट किस तरह से वेरीफाई करोगे, आप क्या करेंगे, उसकी परचेज इनवाइसेस, जो आप व्हीकल परचेज करते हैं उसकी कोई परचेज इनवाइस होगी। आप देखेंगे कि क्या उसकी परचेज इनवाइस पर जो कॉस्ट आ रही है, क्या लेजर में भी वही कॉस्ट आ रही है, क्या उसकी परचेज इनवाइस पे जो नाम आ रहा है परचेजर का, ऑनर का, क्या वो कंपनी का नाम है। इससे आपकी क्या हो सकती है, एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई हो जाएगी, इससे आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। फिर हमारे पास आते हैं ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। ठीक है, वो आप कहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, परचेज इनवाइसेस से, सिंपल।
आप उससे उसकी कॉस्ट जो आपकी परचेज इनवॉइस पे कॉस्ट आ रही होगी फर्नीचर की, वही आपकी क्या आनी चाहिए, लेजर में आनी चाहिए, वही आपकी क्या आनी चाहिए, उस पे आपकी आपने उस पर आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो ये आपकी क्या है, कॉस्ट को वेरीफाई आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के केस में अगर रिवैल्यूएशन का केस है, अब कंपनी को क्या कर रही है, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रही है, तो आपको पता है कंपनी क्या करती है, रिवैल्यूएशन करवाती है। तो आपने क्या करनी है, वैल्यूअर्स रिपोर्ट आपने करनी है एग्जामिन। आपने क्या करनी है, वैल्यूअर की रिपोर्ट एग्जामिन करनी है। आपने उसके अलावा क्या एग्जामिन करनी है कि क्या आपने क्या करना है कि क्या जो वैल्यूअर रिपोर्ट है रीजनेबल है कि नहीं है। आपने क्या करनी है, रीजनेबलनेस चेक करनी है, वेरीफाई करनी है क्या उसने जो बेसिस यूज किए हैं इस एसेट को रिवैल्यू करने के लिए, क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक। उसके अलावा आपको पता है कि अगर एक बिजनेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा है, तो उसने अपनी एक स्पेसिफिक इंटरनल के बाद इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल के बाद क्या करनी होती है, रिवैल्यूएशन करवानी होती है बार बार, ताकि उसको आइडिया हो कि क्या उसकी जो लास्ट टाइम उसने रिवैल्यूएशन की थी, क्या अब उसकी वैल्यू कम तो नहीं होगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपने क्या करनी है, चेक द अकाउंटिंग अरेंजमेंट फॉर रिवैल्यूएशन, कि जो कंपनी ने, जो क्लाइंट ने आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट किया है, क्या उन्होंने वो ठीक किया है या गलत किया है, वो किसने वेरीफाई करना है, जी ऑडिटर ने वेरीफाई करना है। हाँ जी, आपने जाके वेरीफाई करना है, आपने कर दी। उसके अलावा आप पीपी पे क्या करते हो, पीपी पे आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, या आप उस पे क्या चार्ज करते हो, इम्पेयरमेंट भी चार्ज करते हो। ये आपकी दो क्या है, यहाँ पर आप चेक करते हो कि क्या आपका बिजनेस इम्पेयर इम्पेयर तो नहीं हो रहा। इससे आप क्या करते हो, उसको वेरीफाई करते हो। जी आप क्या करेंगे, किस तरह आप चेक करेंगे, आप रिव्यू करेंगे। जो कंपनी रिवैल्यूएशन मेथड यूज कर रही है, क्या वो अपनी उसकी इंडस्ट्री के लिहाज से क्या वो कंसिस्टेंटली यूज कर रही है कि नहीं यूज कर रही। अगर वो खुद यूज कर रही है तो क्या वो मेथड्स को रेगुलरली यूज कर रही है, या ईयर टू ईयर क्या कर रही है, उसको चेंज कर रही है। आप क्या करेंगे, उसको इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। क्या आप क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी यूज चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या कंपनी ने इन मेथड्स को, क्या कंपनी इन मेथड्स को कंसिस्टेंटली यूज कर रही है, या हर साल में क्या करती है, उनको चेंज करती है। फिर आप क्या करोगे, रिकैलकुलेट। आप क्या करोगे, आप उनसे जब फिक्स कैसे रजिस्टर लोगे, तो आप सिमिलरली इस तरह का स्केड्यूल बनाओगे, आप इस तरह की वर्किंग बनाओगे। इस तरह की वर्किंग करके आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोबारा क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे। आपको पता है कि आपके जो पी एंड एल में जा रहा होता है, कोई डिस्पोजल गेन एंड लॉस भी जा रहा होता है। रिव्यू द डिस्पोजल गेन और लॉस। अगर इस साल के अंदर कंपनी ने कोई डिस्पोजल की हैं, आप क्या करोगे, उस एसेट की डेट ऑफ परचेज चेक करोगे, आप उस एसेट की डेट ऑफ सेल चेक करोगे, आप उसकी क्या करोगे, खुद डब्ल्यूडीवी निकालोगे, जो उसको सेल रिसीट्स आई हैं उससे कंपेयर करके आप गेन और लॉस कैलकुलेट करोगे। फिर आप देखोगे कि आज जो आपने गेन और लॉस कैलकुलेट किया है, क्या वो जो कंपनी ने कैलकुलेट किया है उसके साथ रिकॉन्साइल हो रहा है, या उसमें कोई ना कोई डिफरेंस है। आपको पता है कंपनी के अंदर क्या होते हैं, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट्स भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, इंश्योर करना है एफडीएज। एफडीए क्या होते हैं, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स। आपने क्या करना है, क्या कंपनी कोई एफडीए को तो नहीं डेप्रिशिएट करके उसको एक्सपेंस ओवर स्टेट कर रही, वो भी आपने क्या करना है, कंसिडर करने हैं, चेक करने हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, टू चेक, टू टेस्ट इम्पेयरमेंट। आपने एनालिटिकली रिव्यू करना है कि क्या कंपनी के एसेट्स को इम्पेयरमेंट टेस्ट की तो जरूरत नहीं है, क्या कंपनी के एसेट्स इम्पेयर्ड तो नहीं होने जा रहे, या उसको इम्पेयरमेंट लॉस तो नहीं आ रहा। फिर आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से वेरीफाई करेंगे।
फिर आपने ये चेक करना है कि क्या कंपनी के एसेट्स इंश्योर्ड हैं। अगर कंपनी के एसेट्स इंश्योर्ड हों तो फिर उसके ऊपर जो इम्पेयरमेंट के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। अगर कोई लॉस हो जाता है तो जो लॉस की जो रिकवरी है वो क्या सारी सारी हो जाती है। तो आपने ये भी जस्ट टेस्ट करना है कि क्या कंपनी के एसेट्स इंश्योर्ड हैं कि नहीं है। अगर इंश्योर्ड हैं तो फिर किस तरह से इंश्योर्ड हैं, क्या पॉलिसीज हैं, एंड प्रीमियम एक्सेट्रा किस तरह का है। ये आपकी थी थर्ड असर्शन, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे। आपकी जो फोर्थ असर्शन है वो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये आप किस तरह इसको वेरीफाई करोगे, जितने भी आपके एसेट्स हैं उनके आप सबके क्या करोगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स और परचेज और ऑनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स आप क्या करोगे, चेक करोगे। आप इन पर क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे क्या ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जिन एसेट्स के हैं क्या वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के नाम पर हैं। अगर वो कंपनी के नाम पर है तो मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे जो एसेट्स पर राइट्स हैं वो किसके हैं, कंपनी के हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आप इस तरह से क्या करते हो, वेरीफाई करते हो। फिर आपकी जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आती है वो आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, वो आप किस तरह से वेरीफाई करोगे कि आपके जितने भी एसेट्स हैं सारे के सारे आपने ये इंश्योर करना है कि सारे के सारे एसेट्स अपने रेलेवेंट हेड्स के अंदर रिकॉर्ड्स हुए हैं, अपने रेलेवेंट अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स क्या हुए, आपके रिकॉर्ड्स हुए हैं। फिर आपकी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है वो आती है आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वो आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हो, आप चेक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्या पीपीई को उन्होंने सेपरेटली बैलेंस शीट में शो किया है, क्या उन्होंने नोट्स के अंदर पीपीई का स्केड्यूल बनाया है, पीपीई का नोट्स बनाए हैं, क्या उन्होंने नोट्स में बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम पीपीई को क्या कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल पे फॉलो कर रहे हैं या रिवोल्यूशन मॉडल पे फॉलो कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये बताया है कि हम हमारी डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है, कि क्या हम मंथ ऑफ परचेज परचेज में फुली डेप्रिशिएट करते हैं या मंथ ऑफ परचेज में बिल्कुल डेप्रिशिएट नहीं करते। ये आपकी क्या है, प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है जो आपने क्या करनी है, वेरीफाई करनी है, चेक करनी है। फिर आपके अंदर दो चीजें रह गई हैं यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, एक आपका है एडिशंस, जी एडिशंस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्टेन लिस्ट ऑफ एडिशंस ऑफ एसेट्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपने क्या करना है, कंपनी को कहना है जनाब मुझे अपने जो आपने जितने भी एसेट पूरे साल में परचेज किए हैं सारे के सारे मुझे दिखाएं। आपको पता है कंपनी जब जो कोई भी चीज कंपनी परचेज करती है तो उसका प्रॉपर एक अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल कौन करता है, या आपके डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं या आपके सीईओ कर रहा होता है, जो कंपनी की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। चेक द ऑथोराइजेशन आपने क्या करनी है, ऑथोराइजेशन को चेक करना है कि क्या जो कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया है, जो कंपनी ने एसेट परचेज किया है, क्या वो कंपनी के रेलेवेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किया था कि नहीं किया था। आपने फिर क्या करना है, रिकॉन्साइल करनी है बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रेलेवेंट एसेट्स। आपने क्या करना है, जो मूवमेंट हुई है किसी के ऐसे में एसेट की क्लास के अंदर आपने उसको क्या करना है, रिकॉन्साइल करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर एंड फीचर ओपनिंग थे 14,08,712 रुपए, जो एडिशन हुई है 177,827 हुई है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है वो क्या मूवमेंट है, एडिशन। आपने क्या करना है, इसको रिकॉन्साइल करना है कि क्या इसकी मूवमेंट की वजह से इतनी मूवमेंट हुई है कि आपकी बैलेंस आपस में क्या हो रहे हैं, आपके रिकॉन्साइल हो रहे हैं। या आपकी क्या आती, थर्ड स्टेप है, थर्ड आपका टेस्ट है जो आपने क्या करना है, यूज करना है, जो आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपने फिर चेक करना है कि आपने फिजिकल इंस्पेक्शन के थ्रू चेक करना है कि क्या एक्चुअली में वो एसेट्स इनके पास आए भी हैं कि नहीं आए।
ठीक है ना, ताकि आपको पता हो कि क्या उन्होंने एक्चुअली में आए भी इनके पास हैं कि नहीं है। फिर आपने क्या करना है, चेक द ट्रीटमेंट और री और इवेल्युएट द इनिशियल ऑफ एडिशंस, या जो उन्होंने न्यू एडिशन की जो इनिशियल अकाउंटिंग की है, आपने क्या करना है, उनको इवेल्युएट करना है, या उनकी आपने क्या करनी है, दोबारा कॉस्टिंग करनी है। ये आप इस तरह से आप क्या करेंगे, इस साल में परचेज किए जाने वाले आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। फिर उसके अलावा आपके पास आते हैं डिस्पोजल्स। डिस्पोजल आप क्या करेंगे, आप उनसे सबसे पहले आप कंपनी से क्या लेंगे, उनसे आप कहेंगे obtain a list of assets sold during the year। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपको सिमिलरली अप्रूवल चाहिए होता है, चेक अप्रूवल। आज के जिस बंदे ने क्या, जो जिसका अप्रूवल रिक्वायर्ड था, क्या उसने अप्रूवल दिया एसेट को बेचने का कि नहीं बेचने का, अप्रूवल नहीं दिया। फिर आपने क्या करना है, आपको पता है जब आपके एसेट वैल्यू आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी एक्यूमुलेटेड वेरी जो डेप्रिसिएशन उसको आप क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। आपने क्या करनी है, वेरीफाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल्स। तो आप इसे क्या वेरीफाई करोगे कि आपकी टोटल कितनी आपकी यहाँ पर हुई है, कि आपकी जो आप जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप जो यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हो, क्या वो आपने उसकी वैल्यू ठीक कैलकुलेट की है या नहीं की। फिर आप इसमें चौथा कौन सा टेस्ट करोगे, आपका चौथा स्टेप क्या, आप किस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप क्या करोगे, वेरीफाई द डिस्पोजल गेन और लॉसेस। नेक्स्ट होगा वेरीफाई बैंक receipts, verify receipts from बैंक स्टेटमेंट्स कि क्या एक्चुअली में कंपनी को पैसे मिले भी हैं कि नहीं मिले, या उन्होंने क्या किए हुए, कोई एम्बिगुअस, या उन्होंने क्या किए हैं, फेक डिस्पोजल रिकॉर्ड किए हुए हैं और खुद एसेट को पर्सनली यूज करने के लिए ले गए हैं। तो ये आपके क्या है, डिस्पोजल का ट्रीटमेंट, कि आप एडिशन एंड डिस्पोजल को किस तरह से वेरीफाई करोगे। ये आपके थे टेंजिबल एसेट, जिसको आप क्या करेंगे, इस तरह से टेस्ट करेंगे। उसके बाद आपके क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब हमने देखना है कि इनटेंजिबल एसेट्स को आप क्या करोगे, किस तरह से वेरीफाई करोगे। जी इनटेंजिबल एसेट्स, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट। आपको पता है कि जब आप किसी भी डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हो तो IAS 38 कहता है उसकी आपने क्या करनी है, कुछ कंडीशंस क्या करनी है, मीट करनी है। आप किस तरह से डेवलपमेंट कॉस्ट को टेस्ट करोगे, चेक या टेस्ट कंडीशंस ऑफ फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। आप चेक करोगे क्या डेवलपमेंट कॉस्ट के अप्लाई करने की जो कंडीशंस है, क्या वो सारी की सारी मीट हो रही थी, जो कंपनी ने क्या किया, एसेट को अपने पास कैपिटलाइज किया हुआ है। उसके पास आपके अलावा है कि टेस्ट, आप गुडविल किस तरह से टेस्ट करोगे, गुडविल आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हो। आपने FR2 में पढ़ा होगा क्या कंपनी क्या करती है, जस्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर क्या करती है, गुडविल को कैलकुलेट करती है। आपको पता है कि आप जो एसेट कैलकुलेट करते हो, आप जो गुडविल को रिक्वायर्ड करते हो, तो आप किसी बिजनेस को रिक्वायर करते हो, आप उससे क्या करते हो, अपनी उसको